कि आरबीआई खैर पता नहीं रुकेगा कि नहीं रुकेगा, क्योंकि इनके ऊपर भी दबाव रहता है। फिरंगी लोग कुछ कर रहे हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, करेंसी भी बचाना है। लेकिन आपका ये पॉइंट सही है कि केवल एक इन्फ्लेशन पर्सपेक्टिव से ही अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ को देखेंगे तो शायद एकांगी निष्कर्ष निकालेंगे आप। अब आते हैं फंड पे। तो ये जो एक्सेस स्मॉल कैप फंड है, पहले तो बड़े आसान भाषा में ब्रीफली बताइएगा कि ये क्या है, और दूसरा कैसे आप लोग कंपनियां चुनते हैं। कि एक तो स्मॉल कैप नाम से ही लोगों को लगता है छोटी कंपनियां होंगी, उसमें और ज़्यादा चैलेंज होता है और वो चैलेंज आप लेते हैं, तो कैसे चुनते हैं आप लोग और इस फंड की खूबियां क्या है? जी जी। तो देखिए, जैसा आपने उचित तौर पे कहा कि हम छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, तो मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि 65% जो फंड का होता है वो जो टॉप की 250 कंपनियां मार्केट कैप में, उसके नीचे की जो कंपनियां उनमें इन्वेस्ट होता है। और बाकी 35% में हम जनरली कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग जनरली मिड कैप करते हैं, स्मॉल कैप करते हैं, लार्ज कैप हम नहीं करते। तो स्मॉल कैप में अगर आप इतिहास देखिए पिछले 20 सालों का, उसमें अगर आप पिछले 5-7 साल हटा दीजिए जहां पे वोलेटिलिटी कम रही और अट्रैक्टिवनेस बहुत अच्छी रही, लेकिन उससे पहले फर्टिलिटी रेट बहुत है। फर्टिलिटी रेट मतलब कंपनियां स्केल अप नहीं कर पाती हैं, या तो छोटी साइज में ही रह जाती हैं, या मर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, या अटक जाती हैं कहीं ना कहीं। बहुत कम कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने आप को बड़ा बना पाती हैं। अब उसके कई कारण रहे हैं। जो 3 कारण मुझे महत्वपूर्ण समझ में आते हैं, वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण रहा है एक्सेस टू टैलेंट। कि अगर आप 10 साल पहले किसी व्यक्ति से पूछे, भाई कोई अच्छा इंजीनियर है किसी कॉलेज से निकला, आप उससे पूछे कि भाई नौकरी कहाँ करनी, तो वो पहले बड़ी कंपनियों का नाम लेगा, छोटी कंपनियों में नहीं जाएगा। तो छोटी कंपनियों को कभी भी अच्छा टैलेंट नहीं मिलता था। अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। वो स्टार्टअप कल्चर, ई-सॉप्स, प्रमोटर्स काफी प्रोफेशनल हो रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि साहब हमको अच्छा से एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, लोग खर्चा कर रहे हैं, अच्छी सैलरीज दे रहे हैं, तो अच्छा टैलेंट अवेलेबल हो रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है मेरे विचार में। मुझे जो लगता है, जितना मैंने स्मॉल कैप कंपनीज देखी हैं, कि जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो टैलेंट होता है, किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो। दूसरा होता है कैपिटल। तो कैपिटल डिपेंड करता है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। पहले कैपिटल नहीं होती थी, तो ज्यादातर प्रमोटर्स या बिजनेसमैन डिपेंड करते थे बैंक की कैपिटल पे और अपनी इक्विटी पे, या कभी कुछ बाजार से मिल गया। अब प्राइवेट इक्विटी है, हमारे यहाँ एसएमई एक्सचेंज है, म्यूचुअल फंड्स हैं जो छोटी छोटी कंपनियों को। अब हम देख रहे हैं कि जो कंपनियां 400-500 करोड़ का टर्नओवर करती हैं, वो भी आईपीओ के लिए आ रही है। इनफैक्ट कई कंपनियां 200-300 करोड़ का टर्नओवर कर रही हैं और उनको अच्छे से पैसा मिल रहा है। तो ये 2 समस्याएं मोटी मोटी धीरे धीरे सॉल्व हो रही है, एक्सेस टू टैलेंट, एक्सेस टू कैपिटल। और तीसरा एक्सेस टू मार्केट, कि जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आप अच्छे से मार्केट एक्सेस नहीं कर पाते हैं। मार्केट मतलब कस्टमर। तो पिछले 10-20 सालों में, 15 सालों में हमने काफी अच्छा नाम बनाया ग्लोबल स्टेज पे। छोटी कंपनियां ज्यादातर B2B होती हैं, तो उसमें एक्सपोर्ट एलिमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्लोबली अब आप देखिए, छोटी छोटी कंपनियां, मैंने कई ऐसी कंपनियों को देखा हूं जिनका 500 करोड़ का टर्नओवर है और 400 करोड़ का एक्सपोर्ट्स है, और वो मल्टीपल कंट्रीज में अपने माल बेच रही है। तो वो पहचान हमको मिली है हमारी आईटी इंडस्ट्री से, फार्मा इंडस्ट्री से, केमिकल से, कि छोटी कंपनियां भी बाहर जाके अच्छा बिजनेस कर रही है, ब्रांड बनाया इंडिया का। तो इन 3 चीजों के समाधान होने से, इन 3 समस्याओं के समाधान होने से मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप्स में बहुत अच्छा आगे स्कोप है वेल्थ क्रिएट करने का। अब इसमें कुछ समस्याएं होती हैं। समस्या ये होती है कि छोटी कंपनी को बड़ा बनाना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ऐसा 1-2 साल में नहीं होता। तो आपको 5 साल, 7 साल, 10 साल उसको इंतजार करना पड़ता है, और उस बीच मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, तो आपको कई बार आपका कॉन्फिडेंस हिलता है। तो इसलिए बहुत अच्छा ड्यू डिलिजेंस जरूरी है, समझ जरूरी है कि ये बिजनेस अच्छा है कि नहीं, प्रमोटर अच्छा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं। हम रिटर्न से अपनी कहानी नहीं चालू करते किसी भी स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस की स्मॉल कैप में। हम रिस्क से चालू करते हैं कि भाई जनरली किसी भी स्मॉल कैप में रिस्क क्या होता है। तो रिस्क 4 तरह के होते हैं किसी भी स्मॉल कैप में, हमारी समझ से। एक है कैपेबिलिटी, उसमें 2 पार्ट आते हैं, प्रमोटर का कॉम्पिटेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दूसरा होता है बिजनेस की क्वालिटी ऑफ बिजनेस क्या है। तीसरा होता है बिजनेस साइकिल, और चौथा है वैल्यूएशन। तो हम पहले किसी भी स्टॉक को इन 4 रिस्क पे असेस करते हैं कि भाई ये 4 रिस्क इस कंपनी में कितने कितने फिट होते हैं। और अगर हमें लगता है कि पहले जो 2 रिस्क है वो ज्यादा है, तो हम वो रिस्क लेते ही नहीं है। मतलब हमको एक अच्छा कॉम्पिटेंट प्रमोटर चाहिए, अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहिए, और क्वालिटी ऑफ बिजनेस बहुत अच्छी चाहिए, और उसमें स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। ये रिस्क हम नहीं लेते। बिजनेस साइकिल रिस्क हम कोशिश करते हैं कि हम एलिमिनेट कर पाए, बट कई बार आपसे गलती
हो जाती है जब आपको ऐसा लगता है कि आपने अच्छा सोचा लेकिन बिजनेस साइकिल वैसा पैन आउट नहीं होती। और वैल्यूएशन रिस्क कंटेक्चुअल होता है, कब कैसी बिजनेस साइकिल है और क्या उसका अर्निंग ग्रोथ आउटलुक है, उसके हिसाब से आपको रिस्क लेना पड़ता है। उसको आप जीरो नहीं कर सकते, वो रेयरली ऐसा होता है कि आप उसको जीरो कर पाए। तो हम इन 4 चीजों को देखते हैं और इसके बाद प्योरली बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। ज्यादातर हम सेक्टर या एलोकेशन वैसा सब नहीं सोचते और एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के रखते हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको टाइम देते हैं कि वो अच्छा करे, डिलीवर करे। तो आपके इन चारों पैरामीटर्स लगाने पर केमिकल और हेल्थ केयर टॉप में आ गए। जी, क्यों? इसमें मतलब केमिकल तो बहुत ही बड़ा सेक्टर है और अभी बीच में एक वो थीम भी बड़ी प्ले हो गई थी, बड़ी पॉपुलर हुई थी, चाइना +1, फिर बीच में कुछ लोगों ने यूरोप +1 भी शुरू कर दिया था। तो मुझे बताइए क्या खास है इस केमिकल स्पेस में? देखिए केमिकल स्पेस की खास बात क्या है ना कि भारत का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेक्टर है। अगर आप बहुत इतिहास में जाए ना, पहले तो वालचंद नगर इंडस्ट्रीज ऐसा, तो भारत में बहुत पहले से केमिकल का बिजनेस होता आ रहा है, तो ऐसा कुछ नई चीज नहीं है हमारे लिए। और फिर वो केमिकल के बेसिस पे ही धीरे धीरे हम फार्मा वगैरह में गए। तो इट्स अ सेक्टर जहाँ पे इंडिया में बहुत एक्सपोजर है, लोगों को पता है, टैलेंट अवेलेबल है, स्किल है और कस्टमर रिलेशनशिप है। हम लोग का फोकस ये होता है कि हम ऐसी केमिकल कंपनीज में रहें जहाँ पे उनका खुद का कुछ कैपेबिलिटी। तो जनरली मेरा ध्यान चाइना +1 वाला बहुत कम है। हमारे पोर्टफोलियो में कभी ऐसे बहुत ज्यादा वेट में स्टॉक नहीं रहे जहाँ पे हम ये सोच रहे हैं कि ये चाइना +1 हो जाएगा तो इन कंपनी को बहुत बड़ा बिजनेस मिल जाएगा। रेदर हम ये सोचते हैं कि हमारी ये ऐसी कंपनी क्या कि जो चाइना में भी जाके माल बेच ले, मतलब उनसे हेड ऑन कम्पीट कर ले। उसके लिए इनोवेशन चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटी चाहिए और कोई डिफरेंट कर पाना चाहिए और एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए। तो हम लोग केमिकल्स में ये देखते हैं। इंडिया में 2 बड़े अच्छे एडवांटेज है केमिकल में, अगर आप थोड़ा डिफरेंशिएटेड प्ले करना चाहें, कमोडिटी ना करना चाहें। कमोडिटी में तो कॉस्ट के अलावा कोई बेनिफिट होता नहीं है। एक कि हमारे पास लोग सस्ते हैं, तो अगर आपको R&D करनी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अलावा, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल में बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन करना पड़ता है। मतलब हर कस्टमर को वो प्रोडक्ट डिफरेंट तरीके से चाहिए, तो उसके लिए आपके पास अगर लोग हैं जो जल्दी कर पाए, लो कॉस्ट पे कर पाए, तो अच्छा हो जाता है। जो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए करना महंगा हो जाता है, कर वो भी लेंगे बट महंगे में करेंगे। दूसरा ये होता है कि हमारे बड़ा अच्छा सर्विस एटीट्यूड है और हमको भाषा समझ में आती है। हम यूरोप वालों से अच्छे से बात कर सकते हैं, अंग्रेजी में उनसे समझ सकते हैं और उनको एक कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट दे सकते हैं। तो इसलिए इस सेक्टर में बहुत अच्छा स्कोप है आगे बढ़ने का। हाँ, ये चाइना जितना बड़ा कभी नहीं होगा, बिकॉज वो कमोडिटी साइज आप नहीं बना पाएंगे। करेक्ट। और क्योंकि मार्केट भी काफ़ी बड़ा है और इंडिया का, जो उसमें